तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, GPAI। वेल इसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में GPA। वेल हमने कल की वीडियो में भी GPA को काफ़ी डिस्कस किया था। आज एक बार क्विकली इसे ब्रीफ कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास GPA से रिलेटेड क्या अपडेट आज के पेपर में आया है। वेल सबसे पहले ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं। ये कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए इश्यूज़, कंसर्न्स, जितने भी एरियाज़ हैं उन सब की डिस्कशन, डेवलपमेंट के लिए ये ग्लोबल पार्टनरशिप बनाई गई है। ठीक है, हमने कल भी बात की थी कि ये जो GPA है ये 2020 में लॉन्च किया गया था, और जब ये लॉन्च किया गया था तो इसके 15 मेंबर कंट्रीज थे जो कि बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी थे। अब इंडिया के लिए GPA इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इंडिया GPA का फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। तो 2020 में जो 15 मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर कौन था? इंडिया। तो इंडिया GPA के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। अच्छा, यहीं पे याद रखिएगा कि चाइना GPA का मेंबर नहीं है, ये भी साथ में नोट रखिएगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो प्रेजेंटली GPA के 29 मेंबर्स हैं। ठीक है, वो कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा। 28 तो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कोई नॉर्थ अमेरिका से, कोई साउथ अमेरिका से, कोई एशिया से, और साथ में आता है यूरोपियन यूनियन। तो इसीलिए बहुत सी जगहों पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि GPA के 29 मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब उन्होंने किसको इंक्लूड कर लिया बीच में? यूरोपियन यूनियन में। और बहुत बार लिखा होता है कि GPA के 28 मेंबर कंट्रीज़ हैं, साथ में कौन है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। अच्छा जी, अब इंडिया के लिए GPA काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो रीज़न ये कि GPA का जो एनुअल समिट होता है उसे इस बार कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में GPA का एनुअल समिट हो रहा है। न्यू दिल्ली में ये GPA का समिट हो रहा है, और हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट को इनॉग्रेट किया। और कल की वीडियो में हमने बात की थी कि उस इनॉग्रेशन के बाद PM मोदी जी ने वहाँ पे बहुत से कंसर्न्स और प्रपोजल्स दिए थे विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी बात समझ में आ गई। फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, ये पता चल गया। अच्छा, इंडिया में समिट हो रहा है, ये पता चल गया। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि 2024 में, अगले साल, इंडिया को GPA का लीड चेयर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो चेयर थी वो जापान के पास थी, लेकिन 2024 में इंडिया को GPA की लीड चेयर बनाया जाएगा। इस ग्रुपिंग की लीड चेयर किसके पास होगी? इंडिया के पास। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई। आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया में जो एनुअल समिट GPA का हुआ है वहाँ से एक डिक्लेरेशन आई है जिसे कहा जा रहा है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ GPA। ठीक है, तो मेनली तो हमने ये देखना है कि GPA की ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आई है इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। फाइन। अच्छा, अब आप ये देखो कि GPA का ऑब्जेक्टिव क्या है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तो नाम ही बता रहा है कि यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए ये ग्लोबल पार्टनरशिप बनाई गई है। मेन मकसद ये है कि कंट्रीज़ यहाँ पे आएँ, एक्सपर्ट्स आएँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम एक ट्रस्टवर्दी डेवलपमेंट से आगे बढ़ें। अब ट्रस्टवर्दी डेवलपमेंट की ज़रूरत है बिकॉज देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साइंस है। इसे सही तरीके से, ट्रस्टवर्दी तरीके से डिप्लॉय किया जाए, इसके अप्लाइड यूजेस लिए जाएं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए। दीज आर द पॉजिटिव साइड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन साथ ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज़ का भी खतरा है। ठीक है, कंसर्न्स हैं। तो इसीलिए बात आती है कि हमें ट्रस्टवर्दी एक इकोसिस्टम डेवलप करें, हम ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हो। दैट इज़ द मेन एम। और इसे लेकर एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, उसके लिए ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया। और अब ये जो हमारे पास न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आई है इसमें फोकस किया गया है कि जो भी कंट्रीज़ हैं उन सब ने कमिट किया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रस्टवर्दी बनाने की तरफ, एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए कमिट करते हैं। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हों, जो कि ह्यूमन राइट्स को तवज्जो देता हो, एंड इसके लिए एक ट्रस्टवर्दी, रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल, ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हो, इसके लिए सभी मेंबर कंट्रीज़ ने कमिटमेंट की है। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब देखें, जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो कुछ कंसर्न्स भी हैं। उन कंसर्न्स को मिटिगेट करना भी ज़रूरी है। कंसर्न्स कैसे? जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन, अच्छा डिसइन्फॉर्मेशन, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एआई से जनरेटेड फेक इमेजेस, फेक वीडियोस मिस इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, डिसइन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही हैं। अच्छा, एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो ह्यूमन्स का काम तो ख़त्म हो जाएगा और जॉब्स चली जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो हमें ऐसी एआई चाहिए जो कि ह्यूमन सेंटर्ड हो, जो ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करती हो। तो इस इशू के ऊपर भी मिटिगेशन करनी होगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखिए, हमने हमारी कल की वीडियो में भी बात की थी कि जिस तरीके से अगर एआई मॉडल्स डेवलप होते हैं तो जो एल्गोरिदम्स हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक ट्रस्टवर्दी इकोसिस्टम है वो डेवलप हो सके। प्लस इट हैज़ टू बी फेयर, फेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, फेक वॉइड्स जो हैं उन्हें यहाँ पे फिल किया जाए। एंड देन आईपीआर राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको सेफगार्ड किया जाए। वो भी एक बड़ा चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आईपीआर के साथ साथ पर्सनल डाटा, आज के टाइम पे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। And then, of course, the threats that artificial intelligence can possess to human rights and our democratic values. तो ये तो हमें करना ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, जी हाँ, ट्रस्टवर्दी बनाओ, रिस्पॉन्सिबल बनाओ, सस्टेनेबल बनाओ, ह्यूमन सेंटर्ड बनाओ, लेकिन साथ ही में ये जो हमारे कंसर्न्स हैं इनको भी मिटिगेट किया जाए। एंड यहाँ पे एक और चीज़ कही गई, बिकॉज देखिए, ये जो एज ऑफ नाउ 29 मेंबर्स हैं जीपे के, लेकिन इट इज़ ओपन फॉर ऑल द कंट्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ आएँ और इस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन करें। ठीक है जी, तो ये था हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड टू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। फाइनली दुबई में हो रही हमारी COP28 कंक्लूड हो गई है, राइट? पहले तो वी वर बिल्डिंग अप द प्रोग्रेस टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ COP28। फिर COP28 में क्या क्या डिस्कशंस हो रही थी, क्या क्या अपडेट्स आ रहे थे, हम उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली हमारी जो COP28 जो कि UAE दुबई में हो रही थी वो कंक्लूड हो गई है। कंक्लूड हुई है तो कोई नतीजा भी आया होगा। वेल येस, वी हैव अ दुबई कंसेंसस। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि COP28 जो हुई, जो डिस्कशंस वहाँ पे हुई, जो नेगोशिएशंस वहाँ पे हुई, वो अल्टीमेटली हमारे पास आ रही हैं एक फाइनल वर्जन में, जिसे हम कह रहे हैं दुबई कंसेंसस। ठीक है जी, नाउ इस दुबई कंसेंसस का अगर हम एक स्टैंड आउट क्लॉज देखें, सो दैट इज़ फोकसिंग ऑन द ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन आवर एनर्जी सिस्टम। यही डिस्कशंस हो रही थी। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। हम पहले क्या बात कर रहे थे? हमने पहले बात की कि भाई COP28 के अंदर कहा जा रहा है कि कोल को, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको फेज आउट कर दिया जाए। ठीक है, उसको लेकर नेगोशिएशंस हुई। बहुत से कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, दे अपोज्ड इट कि ऐसे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एकदम से बंद कर दो। नो, फेज आउट की जगह क्या होना चाहिए? फेज डाउन। तो ये टर्म बदली गई, हमने डिस्कस किया था। अब फाइनली जो ट्रांजिशनिंग है, जो ट्रांजिशन होगी हमारी, फॉसिल फ्यूल्स हमें ख़त्म करने हैं, धीरे धीरे रिड्यूस करने हैं, ज़ीरो तक पहुंचना है, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस हैं वो रिड्यूस हो सके। तो इसके लिए जो मेन टर्म यहाँ पे वो ये है कि येस, वी नीड टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन आवर एनर्जी सिस्टम, बट इन अ जस्ट, ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर। मतलब वही बात जो हम बोल रहे थे कि फेज डाउन करना है, उसके लिए लिखा गया है जस्ट, ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर। ठीक है, साथ ही में इस कंसेंसस में ये कहा गया है कि ये जो हमारी डिकेड है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल। हमें
क्लाइमेट के फेवर में जो हम एक्शंस ले रहे हैं उनको बहुत तेज़ी से एक्सलरेट करना होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल डिकेड, जिससे कि हम हमारे जो टारगेट्स हैं ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए उसे हम मीट कर सकते हैं. सो दिस अब नहीं तो कभी नहीं वाला काम है. दिस डिकेड इज़ वेरी 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 क्रिटिकल. बात समझ में आ गई. अच्छा, साथ ही में जो टारगेट है वो यही है कि हमें 2050 तक नेट ज़ीरो अचीव करना है. जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस हैं उसे हमें नेट ज़ीरो पहुंचाना है बाय 2050, और यही ह्यूमैनिटी का बेस्ट शॉट है ताकि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो हम चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड राइज ना करे, इससे आगे ना बढ़े बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, तो उसके लिए हमें 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशंस अचीव करनी होगी. ठीक है, अब वो कैसे होगी? अब उसके लिए इसको ब्रेक किया गया है. पहली बात, 2019 के लेवल्स पे, मतलब 2019 में जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस हुई हैं उतनी एमिशंस अगर हो रही हैं तो उसके लेवल पे हमें 2030 तक 43% एमिशंस को रिड्यूस करना होगा. 2019 में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हुई उसका 43% हमें रिड्यूस करना होगा बाय 2030 एंड 60% बाय 2035. अगर हम ये टारगेट्स अचीव करते हैं, 2030 तक 43% रिड्यूस कर देते हैं और 2035 तक हम 60% कर देते हैं, ओनली देन विल बी एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो बाय 2050. राइट. अच्छा जी, यहाँ पे मैं ग्लोबल स्टॉक टेक की भी बात दोबारा करना चाहूँगी. हमने देखा कि यस, ये हमारा पहला COP था जहाँ पे ग्लोबल स्टॉक टेक की डिस्कशंस हो रही थी. ग्लोबल स्टॉक टेक है क्या? बेसिकली इस टेक्स्ट में इसमें कंट्रीज़ जो स्टेप्स ले रही हैं, सब कंट्रीज़ ने जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफ़िल करने की कमिटमेंट ली हुई है. ठीक है, और उस कमिटमेंट क्या है कि हमें हमारी एमिशंस को इस तरह रिड्यूस करना है कि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट हो. अब इसके लिए जो हर कंट्री ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस दिए हैं कि हम ये स्टेप्स लेंगे, उन सबको यहाँ पे उनके एक्शंस के लिए अकाउंट किया जाए. दैट इज़ उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए. तो उसके लिए पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक आया. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ग्लोबल स्टॉक टेक, जो स्टेप्स कंट्रीज़ ने लिए हैं, अगर हम इसके हिसाब से चलें तो 2030 तक सिर्फ और सिर्फ 5% रिडक्शन होगी. किस में? हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में. तो मतलब जो स्टेप्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं. क्यों? क्योंकि अगर हमें नेट ज़ीरो बाय 2050 अचीव करना है तो 2030 तक हमें 43% रिडक्शन चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस में, लेकिन जो स्टेप्स कंट्रीज़ ने अभी तक लिए हैं उसके हिसाब से लगता है सिर्फ 5% रिडक्शन होगी बाय 2030. तो ये अकाउंटेबिलिटी से पता चलता है कि कंट्रीज़ के लिए गए जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं? इनएडिक्वेट हैं. ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस दे नीड टू बी रिड्यूस शार्पली. एंड इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेज का मेन कल्प्रिट कौन है? कहाँ से आ रही हैं? बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स को लिमिट करना होगा. तो कंट्रीज़ ने जो अपने सिस्टम्स बनाए हैं कि हम किस तरीके से अडेप्ट करेंगे, किस तरीके से एमिशंस को रिड्यूस करेंगे, उन सबको इम्प्लीमेंट करना होगा बाय 2030. ओनली देन विल बी एबल टू अचीव आवर गोल. दिस इज़ दी थिंग जो कि ग्लोबल स्टॉक टेक ने हाईलाइट की है. समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगर हम दुबई कंसेंसस की बात करें तो इस टेक्स्ट में एक और चीज़ की रिफ्लेक्शन आई है. क्लाइमेट की जब बात आती है, वी सी डेवलप्ड कंट्रीज़ वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़, राइट? बिकॉज जब बात आती है कि हिस्टोरिकली पोल्यूटर्स कौन हैं, हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस किन्होंने एमिट की है, तो वहाँ पे आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़. और प्रेजेंटली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेफिनेटली उनकी भी जो एमिशंस हैं वो हायर हैं. लेकिन फिर यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि नहीं, लेकिन जिन्होंने हिस्टोरिकली पोल्यूशंस किया है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ की है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है, रादर उनकी ज़्यादा बड़ी अकाउंटेबिलिटी है. हमने तो अभी शुरुआत की है, राइट? चलें, लेकिन इस टेक्स्ट में एक कॉम्प्रोमाइज़ देखने के लिए मिला बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़. क्योंकि जब ये भी बात आती है कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस की, तो इसमें ये इंश्योर किया गया कि कंट्रीज़ अपने अपने प्रोपोर्शनली कंट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ठीक है जी। तो यहाँ पे एक तरह से एक कॉम्प्रोमाइज़ कह लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिला है व्हेन इट कम्स टू फॉसिल फ्यूल्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारा COP28 कंक्लूड होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट रोड एक्सीडेंट्स और द रोड फेटेलिटीज़, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होने वाले डेथ केसेस। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हमने ये टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज फिर हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023। ठीक है, एंड इसकी मेजर फाइंडिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे। इस रिपोर्ट का कहना है कि अगर हम 2010 से 2021 का डाटा देखें तो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जो रोड ट्रैफिक डेथ्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं बाय 5%। ठीक है, ग्लोबली 2010 से लेकर 2021 तक रोड ट्रैफिक डेथ्स 5% से रिड्यूस हुए हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रोड डेथ की वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से होने वाले जो डेथ केसेस हैं, जो फेटेलिटीज़ हैं, वो 15% इंक्रीज हुए हैं। ये एक मेन टेक अवे जो मैं चाहती हूँ कि अगर कभी भी मेंस में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप यहाँ पे WHO की इस रिपोर्ट को साइट कर सकते हैं कि ग्लोबली तो 5% एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन इंडिया में 15% जो रोड एक्सीडेंट्स से जुड़ी हुई डेथ केसेस हैं वो 15% से इंक्रीज हुए हैं। याद रखेंगे ये बात। देयर सो मेनी कंट्रीज़ जिनके डेथ केसेस जो हैं रोड ट्रैफिक की वजह से, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, वो 50% से कम हुए हैं, जैसे कि बेलारूस, ब्रूनेई, जापान, डेनमार्क, लिथुआनिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रशियन फेडरेशन। देर आर 10 कंट्रीज़ जिनके रोड एक्सीडेंट्स इस पर्टिकुलर पीरियड में 50% से कम हुए हैं। बहुत से ऐसे कंट्रीज़, 35 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके 30 से 50% के बीच में कम हुए हैं। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे 15% से इंक्रीज़ हुए हैं। देखिए, रोड क्रैशेस, रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप देखते हैं कि जो हमारा यूथ है 5 साल से लेकर 29 ईयर्स ऑफ एज में, उनकी डेथ का लीडिंग कॉज है रोड क्रैश। और अगर आप एज को हटा दें, सारी एज ग्रुप की बात करें तो देन 12th नंबर पे आता है रोड क्रैश, जिसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। 2/3 ऑफ द पीपल इन द वर्किंग एज, उनके बीच में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ्स हो रही हैं। सो इट्स अ वेरी 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 सिवियर इशू। हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एज वेल। इस रिपोर्ट में ये शो किया गया है कि अगर 28% जो ग्लोबल रोड ट्रैफिक डेथ्स होती हैं वो 28% साउथ ईस्ट एशिया रीजन से होती हैं, 25% वेस्टर्न पैसिफिक एरिया से होती हैं, 19% अफ्रीकन रीजन से होती हैं और 12% अमेरिकन रीजन से होती हैं, 11% ईस्टर्न मेडिटेरियन से होती हैं और सिर्फ 5% यूरोपियन से होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, 9 आउट ऑफ 10 डेथ्स उन कंट्रीज़ में हो रही हैं। ठीक है, तो ये डाटा याद रखेंगे। अच्छा, सारा डाटा अगर याद नहीं होता कोई बात नहीं है, जो बात हमने यहाँ पे की है 5 और 15% वाली, ये बात ज़रूर याद रखिएगा टू राइट इट इन योर मेंस। मूविंग अहेड, हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारी हेल्थ वल्नरेबिलिटीज़ की बात हुई है। किस तरह क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं और हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे बात की गई है इंडिया की वल्नरेबिलिटी की व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। अब वल्नरेबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। वल्नरेबिलिटी एक ऐसा वेक्टर है जो कि 2 डायनेमिक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। एक तरफ है हमारा एक्सपोजर और हमारी सेंसिटिविटी। ठीक है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एक्सपोजर और सेंसिटिविटी कैसे, अब क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हमारे एक्सपोजर में चेंजेस आ रहे हैं, क्या सेंसिटिविटी में चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, समर्स प्रोलॉन्ग हो गई हैं, हैवी रेनफॉल, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल,
या तो हो ही नहीं रही या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, या तो फ्लड्स आ रहे हैं या फिर ड्रॉट्स आ रहे हैं, जो सी लेवल्स हैं वो राइज कर रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ये सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर आवर एक्सपोजर्स एंड आवर सेंसिटिविटी। लेकिन वल्नरेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? दूसरी तरफ आती है हमारी एबिलिटी इन चेंजेस से, इन एक्सपोजर्स को फाइट करना, इनसे अडेप्ट करना। तो समझ रहे हैं आप? तो दो चीज़ें हो गई, एक तरफ ये हमारे एक्सपोजर फैक्टर्स आ गए, रिस्क फैक्टर्स आ गए, और दूसरी तरफ हमारी एबिलिटी आ गई जिससे कि हम इनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं या फिर अडेप्ट कर सकते हैं। इनके डायनेमिक्स से प्रोड्यूस होती है वल्नरेबिलिटी। अगर हम अडेप्ट कर सकते हैं, हमारी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, हम फाइट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हमारी वल्नरेबिलिटी कम है। लेकिन अगर हमारे एक्सपोजर, हमारी सेंसिटिविटी के कंपैरिजन में हम उतना अडेप्ट नहीं कर सकते, हम उतना फाइट नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ये हमें यहाँ पे समझ में आया कि वल्नरेबिलिटी क्या है। सो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, दे आर लिविंग इन और दे आर फेसिंग हाई और वेरी हाई हेल्थ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इट। हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जब हम वल्नरेबिलिटी को मेजर करने जाते हैं तो दे आर फेसिंग हाई टू वेरी हाई हेल्थ वल्नरेबिलिटी, बिकॉज हमारे एक्सपोजर्स जो हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बढ़ गए हैं, जो हमने अभी बात की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लोग बीमार हो रहे हैं, जल्दी बीमार हो रहे हैं, फ्यूचर में बीमार हो सकते हैं, कोई वायरस आ गया, फ्लूज बहुत देर तक चल रहे हैं, रेस्पिरेटरी इलनेसेस एकदम से बढ़ रही हैं। अच्छा, दे कैन लूज देयर लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ दिस। जॉब चली गई, लाइवलीहुड चला गया, दे विल पुश्ड इनटू पावर्टी। पावर्टी हो रही है, देन दे विल माइग्रेट। सो बेसिकली वो उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है जिससे कि वो फाइट कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, वो यहाँ पे अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल होते हैं। अब फिर एक बड़ी अच्छी बात इस आर्टिकल में मेंशन की गई है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सेम एक्सपोजर है, ठीक है, सेम मतलब हीट वेव आई है या फिर कोल्ड वेव आई है या कहीं ड्रॉट आया है, सेम एक्सपोजर है, इसका ज़रूरी नहीं है कि सेम कॉन्सिक्वेंस ही हो सबके लिए। क्योंकि ऐसे लोग जो कि ग्रीन कवर एरिया में रहते हैं, जिनकी लिविंग कंडीशंस बेहतर हैं, एजुकेशन अच्छी है, वर्क कंडीशन सिक्योर्ड हैं, अच्छी हेल्थ सिस्टम वो उनके पास है, तो उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अच्छे से इन कॉन्सिक्वेंसेस को मिटिगेट कर पाएंगे एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर लिविंग ऑन द मार्जिन्स, जिनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, उनकी फैमिली अगर बीमार हो जाए तो उनके पास मीन्स नहीं है अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, उनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर सेम एक्सपोजर की वजह से सेम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। फिर यहाँ पे ये भी बात की गई है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो देखें तो ये एक्सपोजर का जो नेचर है वो भी सेम नहीं है, ये हर जगह पे लोकलाइज्ड है। एक स्टेट के अंदर अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब के अलग अलग लेवल के एक्सपोजर हैं, जिसकी वजह से अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो यूनिवर्सल स्ट्रैटेजीज़ जो हैं मिटिगेशन की, वो काम नहीं करेंगी, लोकलाइज स्ट्रैटेजीज़ चाहिए होंगी, क्योंकि नेचर ऑफ एक्सपोजर जो है वो लोकलाइज्ड है। एंड इसे लेकर अब एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, जो कि बेसिकली 4th असेसमेंट रिपोर्ट ने रिलीज़ किया था, 6th नहीं, 4th असेसमेंट रिपोर्ट ने रिलीज़ किया था ऑफ योर IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उन्होंने ये फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था कि किस तरीके से वल्नरेबिलिटी की असेसमेंट की जाती है। ठीक है, अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक्सपोजर्स हैं, जो सेंसिटिविटी है, जो अडेप्टेबिलिटी कैपेबिलिटीज़ हैं, हेल्थ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उन्हें किस तरह मेजर किया जाए। तो उसे लेकर इंडिया की 640 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उन सब के अंदर ये एनालिसिस किया गया। 50 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए, 14 एक्सपोजर के थे, 20 सेंसिटिविटी के थे और 16 अडेप्टिव कैपेबिलिटीज़ के थे, जिन्होंने ये रिवील किया कि इंडिया की 298 डिस्ट्रिक्ट्स
हाई और वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर में हैं, बेसिकली जहाँ पे 52% इंडिया की पॉपुलेशन है। इसीलिए हम कह रहे हैं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज फेसिंग हाई टू वेरी हाई हेल्थ वनरेबिलिटीज। 153 या फिर कह लो 1/5 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मॉडरेट वनरेबिलिटीज फेस कर रही है। तो यहाँ से ये शो करता है कि हाउ मच इंडिया इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हेल्थ इश्यूज। अब अगर हम आइडेंटिफाई करें कि इन वल्नरेबिलिटीज़ का कॉज क्या है, तो सबसे बड़ा कॉज यहाँ पे है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर विच इज़ पुअरली डेवलप्ड। हमारे पुअरली डेवलप्ड फैमिली प्राइमरी हेल्थ केयर की वजह से बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो वल्नरेबिलिटी है वो ज़्यादा है। वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत पुअर हैं। क्योंकि अगर प्राइमरी हेल्थ केयर होगा, रोबस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर होगा, तो वो बहुत इफ़ेक्टिवली जो प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं उनको एड्रेस कर सकती है। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के पास पोटेंशियल है कि वो नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीजेस के बर्डन को कम कर सकती है, जो कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहे हैं। तो मेन कॉज ओवर हेयर इज आर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, बिकॉज हम लोकल लेवल की बात कर रहे हैं। और फिर साथ ही में ये जो वेरिएबिलिटी है, इतनी इनइक्वालिटी जो है व्हेन इट कम्स टू द सोशल डिटरेंस ऑफ हेल्थ, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी है हमें उसे पूरा करना होगा। लाइवलीहुड कंडीशंस, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, वर्किंग कंडीशंस, इन सबको इक्विटेबल बनाना होगा ताकि सिग्निफिकेंटली सबकी सेंसिटिविटी कम हो और अडेप्टिव कैपेबिलिटीज़ एनहांस हों। तो इसके लिए एक रेडिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। इस तरह के पैराडाइम को बिल्ड करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है टू रिड्यूस आवर वल्नरेबिलिटी। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस वल्नरेबिलिटी के मैप को अगर आप देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट है अरुणाचल। अरुणाचल की डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली, दिबांग वैली की वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। फिर यूपी की पीलीभीत, एमपी की धिंदोरी, यूपी का भागपाट, यूपी का फिरोज़ाबाद, ये वो सब एरियाज़ हैं जो कि वल्नरेबल हैं। साथ ही में लोअर वल्नरेबल एरियाज़ भी हैं। सबसे कम वल्नरेबल है नॉर्थ गोवा, 0 वल्नरेबिलिटी है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वल्नरेबिलिटी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। डू रीड इट इन डिटेल। वेल, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आईआर पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इट इज़ रिलेटेड टू इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन आता है विच कॉल्स दैट इजराइल को इमीडिएट सीज फायर करनी चाहिए एंड जो सिविलियंस की प्रोटेक्शन है गाज़ा में वो इंश्योर करनी चाहिए इन अकॉर्डिंग्स टू द इंटरनेशनल लॉ एंड टू रिलीज ऑल दी हॉस्टेजेस। ठीक है, एंड हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंडिया ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। सिर्फ इंडिया है नहीं 153 कंट्रीज़ जो कि टोटल 4/5 मेजॉरिटी बनाती हैं, इन सब कंट्रीज़ ने इस रेजोल्यूशन के जो कि इमीडिएट सीज फायर की बात करता है इसके फेवर में वोट किया है। ओनली 10 कंट्रीज़, जिसमें याद रखिए यूएस एंड इजराइल, दे वोटेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन एंड देयर वर 23 कंट्रीज हु अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, तो ये एक अपडेट इजराइल हमास वॉर से आया है, यू शुड नो अबाउट इट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।